नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजमत और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन मैं लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन अगर पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें तो कल जो बड़ा अहम मुकाबला जो है फर्स्ट ओडीआई जो मैच था वो खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। और उस अगर मैच की हम बात करें तो वो बड़ा दिलचस्प एक तरह से मैच रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टार्ट में जो रन जो है वो बड़े कम किए थे। 203 स्कोर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था 47वें ओवर में। और उसके बाद जो फाइट की, भरपूर फाइट की हमारे बॉलर्स ने, और रिजवान की कप्तानी भी नजर आई। और जिस तरीके से बॉलर्स ने फाइट की, विकेटें ली, ज्वाइंट विकेटें ली, और मिलके जो है इन्होंने एक कारकर्दगी ऐसी पेश की कि लगा कि ऑस्ट्रेलिया एक वक्त के लिए जो अपने घुटनों पे आ गया। लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा एंड में जो पार्टनरशिप लग गई बिटवीन स्टार्क एंड कमिंस, वो पाकिस्तान को ले डूबी और वहां से ऑस्ट्रेलिया जो है मैच जीत गया, मैच निकाल गया। स्टिल पाकिस्तान फॉट रियली वेल, पाकिस्तान फॉट रियली हार्ड, और एक अच्छा पाकिस्तान ने एक इंटेंट शो किया है कि वी कैन फाइट एंड वी कैन फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। जिस तरह हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा था कि आप लड़के बेशक हार जाएं लेकिन हारें मायूसी से ना, लेकिन अगर मैच हारते हैं तो पता चले कि कोई लड़के हारी है टीम। तो कल लड़ते हुए मैदान में प्लेयर्स जो है वो नजर आए। तो खैर आज इन्हीं चीज़ों पर तबसरा करते हैं, फिटनेस के हवाले से भी बात करते हैं। डॉक्टर शम्स साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फिटनेस को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहले ये बताइए, फिटनेस आपने देखी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान सीरीज जीत के आ रहा है इंग्लैंड से, और मुल्तान जो आपकी लोकल बेस खेली गई सीरीज पाकिस्तान में खेली गई, लास्ट मुकाबला जो है रावलपिंडी में हुआ था, 2 मुकाबले मुल्तान में हुए थे। पाकिस्तान एक अच्छे रिदम में आया अब यहाँ पे। तो पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, आपने मैच देखा होगा, आपको पर्सनली क्या फील हुआ है कि पाकिस्तान प्लेयर्स की जो फिटनेस लेवल है वो कोई मेंटेन हुआ है या पहले से बेहतरी उसमें आई है? अगर नहीं भी आई तो कुछ ऐसी स्पार्क है कि थोड़ी बहुत बेहतरी आई हो, क्योंकि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग कल इतनी बुरी नहीं थी। तो आप ऐसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी आई है कोई फिटनेस में? लेकिन आई बिलीव के पहले से काफी बेहतरी तो है, नो डाउट। ठीक है, कंपैरेटिवली देखें, अगर आप कंपेयर करें यही परफॉर्मेंसेस, यही ओडीआई परफॉर्मेंसेस इनके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से, तो बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी तरफ कुछ बेहतर प्लानिंग भी नजर आई है। जस्ट लाइक कि आपने टेस्ट मैचेस के अंदर जो कॉम्बिनेशन बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का या पेस बॉलर्स का यूज किया, वहां पर जिनको रेस्ट दिया, वो आपने यहाँ पर ओडीआईज में इस्तेमाल नहीं किए। इससे एक ये भी इम्पैक्ट नजर आता है कि आपकी प्लानिंग में एक ओडीआई की स्पेशल एक फैक्टर ऐड हो गया है, टेस्ट स्क्वाड का एक स्पेशल फैक्टर ऐड हो गया है, T20 का एक स्पेशल फैक्टर ऐड हो गया है। इससे प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा रेपिटेटिव स्ट्रेन, रेपिटेटिव स्ट्रेस, बार बार जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, क्रैम्पिंग आती है, इससे काफी हद तक बचे रहते हैं और अपनी एक फिटनेस को मेंटेन रखते हैं। कोई भी स्पोर्ट्समैन ऐसा नहीं होता दुनिया में, कोई भी एथलीट ऐसा नहीं होता कि जो मतवातर मुस्तकिल 10, 12, 15, 20 सीरीज खेल जाए। हमें क्या करना होता है कि उन्हें कुछ सीरीज, कुछ मैचेस के बाद हमें सर्टन रेस्ट देने होते हैं। रेस्ट इंटरवल लाजमी है एथलीट के लिए, अगर उसने अपनी फिटनेस बनाकर रखनी। ये अच्छा डिसीजन था कि उसमें नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हमारे बहुत से पेसर्स जो है वो मौजूद नहीं थे, और अब वो ओडीआई में अपनी फुल बूम में आ रहे हैं। फुल बूम में आके वो ट्राइंग के अपनी पूरी पेस के साथ और अपने पूरे जो एक फिटनेस के साथ आ सके। लेकिन स्टिल अभी भी आप देखिए कुछ इश्यूज हैं, बिल्कुल आंख बंद नहीं करनी चाहिए। देखना ही चाहिए कि अगर नसीम शाह जो है वो 4-5 ओवर करके भी क्रैम्पिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फिटनेस पे अभी काम होने वाला है। और सर ये बड़ा पुराना मसला है, नसीम शाह का बड़ा पुराना मसला है ये देखिए, वंस अगेन आई विल से कि अगर उसका ये प्रॉब्लम इतनी देर से चल रहा है तो फिर अब तक काफी हद तक मिनिमाइज हो जाना चाहिए था। ऐसा बॉलर जो आपका विकेट टेकर है, आपका लीड विकेट टेकर है, जो सबसे ज्यादा हाईली परफॉर्मिंग है, आप उसके बारे में अगर सोशल मीडिया में आवाम की राय हैं तो सबसे बेहतरीन राय हमें नसीम शाह के बारे में इस वक्त मिल रही है। ये वो के लिए खेलता है, आपको ऑलराउंडर आपको ऑलराउंडर इम्पैक्ट दे रहा है, वो पीछे आके स्कोर्स भी कर रहा है, जहां पर वो खेल सकता है, वो जिम्मेदारी का एहसास देता है बकायदा कि मैं एक जिम्मेदार प्लेयर हूँ, कि मुझे जहां भी आप जिस पोजीशन पे भी भेजेंगे मैं पोजीशन को समझते हुए खेलता हूँ, मैं पोजीशन को समझते हुए बॉल कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे प्लेयर के लिए आई बिलीव 1 नहीं 2 नहीं 4 फिटनेस के स्पेशल
प्रोटोकॉल्स ऐड कर देने चाहिए, ताकि ये इनकी जो स्पेशली क्रैम्पिंग और ये जो डिहाइड्रेट हो रहे हैं बार बार, जो फ्लूइड इम्बैलेंस आ रहा है, जो मसल एनर्जी इनकी बार बार वेस्ट हो रही है, देखना ही पड़ेगा क्या कहीं नेट्स में तो नहीं ज्यादा मसल एनर्जी वेस्ट हो रही, या कहीं इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा तो नहीं चल रहा कि नसीम बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा, या नसीम बिल्कुल ही अपने 1/4 प्रैक्टिस सेशंस पे आ गया, वार्म अप सेशंस पे आ गया। तो ये वॉच करना पड़ेगा कि इनके ट्रेनर्स हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वॉच कर रहे हैं, कि आखिर कहीं पे गलती हो रही है जिसकी वजह से अभी तक ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है हड्डी टूट गई, लिगामेंट टूट गया या कोई इंस्टेबिलिटीज आना शुरू हो गई है, वो चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैम्पिंग्स है। तो इन क्रैम्पिंग्स को डील करना, आई थिंक हमारे जो थिंक टैंक है, हमारे जो फिटनेस के जितने लोग हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कहां पर ये लैग कर रहा है। सर वाटर इनटेक भी ज्यादा लेनी पड़ती है कोई, अगर बात करें क्रैम्प्स अगर दूर करने हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि डाइट भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है, अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्पिंग देखना हो तो आप, क्योंकि इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, तो थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताइए। टीम होती है ना, जो फिटनेस टीम होती है, उसके कंडीशनिंग कोचेस, कंडीशनिंग कोचेस, फिटनेस कोचेस, बॉडी बिल्डिंग कोचेस, ये तमाम एक टीम का हिस्सा होता है। अब ये सारे कोऑर्डिनेशन रखते हैं इसलिए कि अगर कोई कोच किसी एथलीट को करना चाहता है तो उसको पहले ही असेस करना पड़ता है कि ये प्लेयर उसकी बॉडी के लिए तैयार है। अगर वो महसूस करते हैं कि इस तरह पानी की कमी है, या वो देखता है कि इसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी चल रही है, या इसकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं है, कार्ब इंटेक नहीं है, वो फौरन कंसल्ट और रेफर करवाता है न्यूट्रिशनिस्ट को। न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसको प्रॉपर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का प्लान देता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन खुद में इतनी बड़ी साइंस है कि वो फॉलो कर ली जाए तो ये सारे इश्यूज, ये डिसऑर्डर सारे मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। हमारे यहाँ स्पेशली स्पोर्ट्स फूड्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स तमाम मौजूद हैं, ऑलरेडी हमारी टीम्स यूज कर रही होती हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कंज्यूमेबल्स की रेशो देखनी पड़ती है। आप ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, आप कुछ ऐसे टेस्टिंग्स कर लेते हैं जिन टेस्टिंग्स के जरिए आपको समझ आ जाती है कि इनकी बॉडी फ्लूइड्स की इस वक्त क्या रेशियोज है। बॉडी फ्लूइड्स इनके तरह से है इस वक्त, पानी कम है, पानी ज्यादा है, नमकियात कम है, नमकियात ज्यादा है, प्रोटीन कम है, प्रोटीन ज्यादा है, हमारे पास उसके फ्लिप टेस्ट मौजूद होते हैं। वहां से भी असेस करके, सिंपल टेस्ट से असेस करके हमें समझ आ जाती है आखिर ये प्लेयर जो है क्यों क्रैम्पिंग। अब हैरानी वाली बात यह है, सिर्फ विटामिन डी की कमी है, उससे भी क्रैम्पिंग हो सकती है। अच्छा, ठीक है, नहीं हो सकती। और आप थकावट में जा सकते हैं, फटीग हो जाती है, थोड़ा आपने 2-4 बॉल आप फटीग, आप फौरन मलेज में चले जाते हैं। बॉडी स्टोर जो है वो दोबारा यूटिलाइज नहीं कर पाते एनर्जी को, बाद पता लगता है कि आप क्रैम्पिंग में जाना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में गलती हो रही है कि अगर इसको फॉर एग्जांपल नेट्स के अंदर 200 बॉल करना था तो ये 300 कर रहा है या 200 से कम कर रहा है। अगर इसको वार्म अप में 30 मिनट्स टू 1 आवर लगाना चाहिए था फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द मसल। मसल को कंडीशन करना पड़ता है, मसल को तैयार करना पड़ता है कि तुमने अच्छा आगे थोड़ा दाया बाजू होगा वो कंडीशन करना पड़ेगा, पावर चाहिए। तो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसकी डाइट, न्यूट्रिशन उसको देनी पड़ती है, अदरवाइज यही इसी तरह के फिर प्रॉब्लम्स रहते हैं। रोटेशन पॉलिसी पे थोड़ा सा आ जाते हैं, जिस तरह रोटेशन पॉलिसी की बात हुई थी। अच्छा आमिर ने बड़ी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही मेरी आवाज? आमिर ने जो स्टेटमेंट बेसिकली दी थी, अगर पीछे पास्ट में थोड़ा सा चले जाएं, मोहम्मद आमिर जो है पेसर है पाकिस्तान के और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की हुई है और काइंड ऑफ लेजेंड भी रहे हैं पाकिस्तान के, भी हैं भी हालिया तौर पे। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन को जिस तरह यूज किया जा रहा है, लगातार मैचेस खिलाए जा रहे हैं, कोई रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जिस तरीके से अगर इनको लगातार खिलाते जाएंगे इसी तरह तो एक साल एक एज उनकी ऐसी आएगी जब वो 25-26 साल के हो गए तो उनको लग पता जाएगा कि उनके जो नीज है उनमें जान ही नहीं है, उनकी पेस भी कम हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं सच्ची बात तो हो रही है आमिर की, रोटेशन पॉलिसी तो फिर नहीं कोई की नहीं जा रही, उस तरीके से रोटेट ही नहीं किया जा रहा प्लेयर्स को। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको ओवर यूज में नहीं ना लेके आपका, मैंने बात का यही से किया कि रेपिटेटिव स्ट्रेस आता है, बार बार जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। ठीक है, उन्होंने खेलना है 50-50 है। कभी तो ऐसा भी होता है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो 60-70 ओवर्स ग्राउंड में रहते हैं और वो ग्राउंड के अंदर अपनी एनर्जी जो है वो डिवॉल्व कर रहे हैं।
तो जाहिर है वो डिहाइड्रेट भी होंगे, ओवर यूज इंजरी में भी जाएंगे, और वही उसकी बात में जान नहीं रहेगी। फिर पता लगेगा कि बार बार यूज करने की वजह से घुटने नॉर्मल से ज्यादा इस्तेमाल हो गए। ये तो हर मशीनरी का रूल है। आप बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को ओवर यूज करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत जल्दी वक्त से पहले जो है उसके कुशन्स, उसके पैड्स जो है वो, उसके बरसाज, उस फ्लूइड्स हैं, वो सारे यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं और वो कम होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक किया है, सही बात वो कर रहा है कि रोटेशन जरूरी है। रोटेशन आप करते हैं तो प्लेयर से प्रॉपर परफॉर्म करवा पाते हैं। अब जितनी भी टीम्स हैं आप उनके पास देखिए, उनके पास प्लान ए और बी दोनों मौजूद होते हैं। अगर उनके पास कोहली नहीं कोई और है, अगर उनके पास बुमराह नहीं है तो कोई और ऑल्टरनेट है, अगर एक स्पिनर नहीं है तो दूसरा स्पिनर ऑफ द सेम क्वालिटी, उन्होंने सेम क्वालिटी के मतलब वो बॉलर्स को, बैट्समैन को, ऑलराउंडर्स को हर वक्त रेडी रखा होता है कि ये हम यूज कर रहे होंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप शाहीन को जो है बिठाते तो इसका मसला ये है कि आपको रहेगा जी बॉल, अब तो हमारे पास है ही कोई नहीं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पे थोड़ा सा आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया अभी हैजलवुड उनके मेन बॉलर हैं, स्ट्राइकर बॉलर हैं, विकेट भी निकालते हैं और आपको अर्ली ऑन विकेट भी लगा। देखिए इस सीरीज में नहीं है वो, अगली सीरीज में आ जाएंगे वो। तो ये रोटेशन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है ऑस्ट्रेलिया की। एग्जैक्टली आप देखिए, ये स्टिल नो कि उन्होंने एक ऐसा यूनिट ग्राउंड में उतारा है पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। यही एनालिटिक्स जो है वही कामयाब होते हैं एक्चुअली बिफोर द प्ले, खेलने से पहले उन्होंने आपकी पूरी वर्किंग की है, देखा है कि हम कहाँ पे रख के पाकिस्तान के को टफ टाइम दे सकते हैं और कहाँ पे हम बॉलर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक यूनिट उतारा है एंड यू सी कि उन्होंने पहले ही मैच में बड़ी आसानी से आपको मतलब उसको मतलब वो आपसे मैच ले गए। आसानी में इसलिए कह रहा हूँ कि ग्राउंड एडवांटेज हमेशा रहा। देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो भी उसी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग स्टांस है इस वक्त, जो कॉम्बिनेशन इस वक्त उन्होंने भेजा है, ठीक है, जो उनका मिडिल ऑर्डर है उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। आप देखिए छठा, सातवां, आठवां नंबर पे आगे जो ऑलराउंडर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर एज पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के भी आप देखिए ऊपर इतना हमें फाइट नजर नहीं आई, नीचे जाके हमें जो स्कोर मिले वो ज्यादा फाइटिंग स्कोर्स थे। तो थोड़ा सा जहां तक मेरा ख्याल है कि दोनों टीम्स नेक्स्ट मैच में इससे ज्यादा बेहतर अपनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस पे देख रहे होंगे। विकेट तेज है, विकेट्स अच्छी है, बाबर अच्छे टच में नजर आए, सिर्फ इस वजह से कि बॉल बल्ले पे आ रहा है। वहां पर स्लो विकेट्स होती है, वहां पर जाहिर है बैट्समैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जो तेज विकेट होती है कवर, तो वहां पर ये भी एडवांटेज आता है कि बल्ले पे बॉल जब पूरा आता है तो जो टाइमर्स होते हैं, जिसको आप स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल कहते हैं, वो जो टाइमर्स होते हैं वो बड़ा अच्छा एडवांटेज लेते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइम द बॉल, उसको बल्ले पे लाना है एंड द पेस ऑफ द बॉल विल बी इनफ कि वो ग्राउंड वो बाउंड्री जो है ना वो पार कर जाए। बाबर के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। टाइमिंग वाज टू गुड। कल अगर बात करें अर्ली ऑन बॉल टू बॉल खेल रहे थे, बीच में आगे थोड़ा सा मोमेंटम टूटा पाकिस्तान का जब विकेटें गिरी। अब्दुल्ला शफीक भी डॉट बॉल्स खेल रहे थे, फिर बाबर आजम ने भी डॉट बॉल्स खेली, 24-25 डॉट बॉल्स खेली और स्टिल 37 रन बाबर आजम ने बनाए 44 गेंदों में और एक अच्छे डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। और समहाउ उनकी बॉल मिडल भी हो रही थी, उनको लग रहा था कोई वाहिद बैट्समैन बाबर लग रहे थे कि टेक्निकली सॉलिड लग रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे खेलना जानते हैं। स्टिल बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन 37 रन वर वाइटल एट दैट स्टेज। तो बाबर लग रहा है कि कोई फॉर्म उनकी वापस आने वाली है। बिल्कुल अच्छा लगा। मतलब मुझे पहले भी जब हम देख रहे थे बाबर को, तो बाबर इन तेज पिचेस पे बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें जाए सेंचुरी भी उनकी ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, इन जगहों पर है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हमारे जो बैटिंग कोच हैं उनको थोड़ा सा बाबर को बड़ा पॉजिटिवली काउंसिल करने की जरूरत है कि बहुत सी बॉल्स ऐसी हैं, स्पेशली जो उसका ऑफ स्टंप है, ऑफ एंड मिडिल एंड ऑफ जो है, मिडिल ऑफ को वो कवर नहीं कर पा रहे। ये उनकी वीकनेस आज की नहीं है। थोड़ा सा आप बॉल जो है वो ऑफ विकेट पर रखें और उसको स्विंग करते हैं, उसको अंदर ले आए, उसको लेट स्विंग कर लें, तो बाबर जो है वो अपने विकेट कर देता है। अब कल भी जिस तरह जंपा ने उसको आउट किया है, जंपा ने जिसका आउट किया है वो ऑफ स्टंप ही था, तो उसका वीक अब तक वीक एरिया उसका जो है वो उस पर काम होने वाला है। और बाबर भी थोड़ा रश कर जाते हैं, यानी बाबर को जब मतलब थोड़ा सा अंटम मिलना शुरू होता है तो वो रश कर गया और उसने बिला वजह उसने कल विकेट थ्रो की है। ऑनेस्टली सही वो विकेट थ्रो करने वाला नहीं था,
ही वॉज लाइक सेटल्ड थे, कोई ऐसा मतलब बॉल इस तरह के भी नहीं थे गिर रहे कि बिल्कुल अनप्लेबल हो, जिसकी बॉल खेले ना जाए। तो इंग्लिश उसको अपने उस मिडिल एंड ऑफ पे दोबारा थोड़ा काम करने की जरूरत है कि मिडिल एंड ऑफ का जो गैप्स हैं उन वो गैप्स को कैसे कवर कर सके। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ हिज कोच नदीम जफर, जो आज से मतलब जब ये कॉलेज क्रिकेट खेलते थे तो तब से इसकी ये गलती पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि मिडिल एंड ऑफ को नहीं कवर कर पा रहा। मिडिल एंड ऑफ को थोड़ा सा जैसे बाबर कवर करते हैं, बाबर टेक्निकली साउंड हो जाते हैं और बाबर फिर मतलब इस तरह से होता है, अब आप कोई भी बॉल फेंकें, वो चाहे इन स्विंग आ रहा है, वो चाहे लेट स्विंग आ रहा है, बाबर कंफर्टेबल है उसको। तो अच्छा है, थोड़ा सा क्लिक आया, थोड़ा उसका मोमेंटम वापस आएगा, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आएगा। बल्ले पे जब बॉल आता है बैट्समैन के तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। और आई होप कि वो अपने नेक्स्ट मैच के अंदर थोड़ा जरा इस पर भी फोकस करें कि अपने मिडिल ऑफ के जो गैप्स हैं इन गैप्स को कवर करें। ठीक है, और आगे अगर चलें, एक पाकिस्तान में बड़ा जबरदस्त एक एडिशन हुआ है, इरफान खान न्याजी, शायद आपने नाम सुना होगा। बड़े सुपर फिट नजर आ रहे हैं, यंग हैं और एथलेटिक बॉडी है और फील्डिंग में भी बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो एक अच्छा पाकिस्तान को कुछ प्लेयर्स तो पाकिस्तान के पास अच्छे मौजूद हैं, लेकिन काम होने वाला है थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है, ही इज अ गुड प्लेयर और मैं हमेशा से ही बात कहता हूँ, कामरान गुलाम जैसे टैलेंट्स, अब्दुल्ला शफीक, इस तरह से आपके पास अभी ये जो लोग आ रहे हैं अगले एक साल में इस सिचुएशन में ना हो कि हम ये सोच रहे हो कि इनको टीम में रखना है नहीं रखना, बल्कि अगले एक साल तक इनके ऊपर कोचेज इतना काम कर चुके हों और इनको इतना इवॉल्व कर चुके हों कि ये टीम की नीड बन चुके हों, ये टीम की हर सूरत जरूरत हो। लोग कहें कि जी इरफान न्याजी ही होना चाहिए। अब जहां जहां कल भी ये खेला है तो जाहिर है जो कोचेज होंगे, जो दूसरी टीम के कोचेज होंगे वो भी उसको वॉच कर रहे हैं, कामरान गुलाम को भी वो वॉच कर रहे हैं, उसके वीक एरियाज पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब कामरान गुलाम और इरफान जिम्मेदारी यही है कि ये अपने वीक एरियाज को इस तरह से कवर करें, ये टेक्निकली अपने आप को हर नेक्स्ट मैच में थोड़ा इंप्रूव करके अपने लंबा खेलना, अपना लॉन्ग कंसिस्टेंसी अपनी शो करना, ठीक है, विकेट्स को ऑक्यूपाई करना, अपने सेंसेस को मतलब बहाल रखना। ये बड़ी बात इंटरनेशनल क्रिकेट का मसला यही आता है, जब कहीं प्लेयर नीचे डोमेस्टिक से आता है तो वो उसको वो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर वो नर्व्स को उतना कंट्रोल नहीं रख पा रहा होता, उसको अभी भी वही लग रहा होता है कि वो किसी ना मतलब डोमेस्टिक की किसी ग्राउंड में खेल रहा है। एंड आई कैन प्ले एनी शॉट, मैं कोई भी शॉट मार सकता हूं, जिस तरह मैं वहां आंखें बंद करके छक्का मारता था। यहाँ पे नहीं होना, यहाँ पे बॉलर्स जो है स्ट्रेटेजीज के साथ आते हैं, कैप्टन स्ट्रेटेजीज के साथ आते हैं। आपको हर बॉल पर रीड करना होता है, आपको हर बॉल पे एक नजर चारों तरफ फील्ड को देखना होता है, आपको बॉलर का ब्रेन कम से कम 30-40% समझना होता है कि अब ये हाथ से बॉल कैसे छोड़ेगा, अंदर छोड़ेगा, बाहर छोड़ेगा, सीम करेगा, स्लो करेगा, पेस करेगा, बाउंसर करेगा। आपको ये सारी जो है वो खुद ही सजेस्ट करनी पड़ती है चीजें, फिर आप जाके एक बेटर बैट्समैन की तरफ मूव होना शुरू होते हैं, जो ये जाने के कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो सेम बेस कि जो अब कोचेस का काम है, टैलेंट मिल गया आपको, अब आपको कोचेस का काम है वो इनको ये बाकायदा सेशंस के थ्रू और बाकायदा जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं उनके अंदर उनको समझाएं, सिखाएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये एरियाज हैं, इन सारे एरियाज पे आप अगर टेक्निकली काम करेंगे विद इन डेज आप एक अच्छे बैट्समैन के तौर पर सामने आएंगे, जस्ट लाइक सलमान अली यागा। एग्जाम्पल भी मौजूद है टीम के, बहुत इंप्रूवमेंट है। सलमान अली यागा आप गौर कीजिए कि वो टेक्निकली अपने आप को करेक्ट भी करते हैं, वो अगर उसको नजर आए कि मैच पे खड़े होना है वो खड़े हो रहे हैं, और उसको पता मैंने अभी रोटेट करना है वो रोटेट कर रहे हैं, अगर उसको पता यहाँ करना है, यहाँ स्कोरिंग देनी है वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेंजेस इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, दैट इज व्हाई इज बिकमिंग द नीड ऑफ द टीम। जो प्लेयर सिचुएशन को नहीं समझता, जो टीम के लिए नहीं खेलता, वो टीम में नहीं रहता। ठीक है, और आगे थोड़ा सा चलते हैं, लेट्स मूव ऑन के पाकिस्तान ने जो अपना दूसरा मैच खेलना है फ्राइडे को खेलेंगे, पाकिस्तान एडिलेड में खेलेंगे, और उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि अभी जो प्लेइंग 11 जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने खिलाई है उसमें कितने के चेंजेस करने चाहिए, साइम अयूब की जगह हसीबुल्लाह को खिलाना चाहिए या नहीं, इस पर भी डिबेट चल रही है। और फिर आपको एक हुसनैन या नसीम शाह में से किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस पर भी बात चल रही है, क्योंकि हुसनैन की बॉलिंग उस तरह नहीं थी जिस तरह आपको मार्क होती है, एक्शन बदला है उनका, कुछ तब्दीली नजर आई है एक्शन में, पेस भी थोड़ी स्लो हुई है उनकी, लो हुई है। तो आमिर जमाल
को अगर शामिल किया जाए हुसनैन की जगह, तो इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन स्टिल थर्सडे तक जो है वो टीम आपकी प्लेइंग 11 आ जाएगी, एक दिन पहले अनाउंस हो जाती है मैच से। तो क्या समझते हैं कि चेंजेस बनती हैं नेक्स्ट मैच में? देखिए, इट्स नॉट अ बैड सीन। अगर आप देख रहे हैं कि शाहीन अयूब वहां पर भी वही अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं, शॉट के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं, मतलब रेपिटेटिव चांस, वो लोग शॉट के चक्कर में अभी भी वो फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी रेस्ट दें एंड यू शुड सी द अदर ऑप्शंस एज वेल। लेकिन एक चीज को जरूर देखना होता है कि जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्या वो रिप्लेसमेंट सही अल्टरनेट है कि नहीं है। मतलब वो ओपनिंग बैट्समैन की क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो अगर हमने ऐसे ही उतारना, अच्छा हसीबुल्लाह यार देखते हैं खेलो, लगी ना लगी ना से, खबर दें पाक पत्थर से लाहौर में चाय। जी शम्स साहब आप बात करें। नाज़रीन, मेरे ख्याल शम्स साहब आप मौजूद हैं मेरे साथ? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप कंटिन्यू करें, आप जो बोल रहे थे आप कंटिन्यू करें। So हसीबुल्लाह वाज लाइक कि अगर तो वो शाहीन अयूब की जो रिप्लेसमेंट है वो उस पर पूरा उतरता है, देन ओके। आमिर जमाल अगर हसनैन की जगह आता है, नो प्रॉब्लम। आमिर जमाल इज अ गुड पेसर, उसके बॉल जो है वो इस तेज पिचेस के ऊपर बिल्कुल निकलेगा भी और उसको पेस भी मिलेगी, बाउंस भी मिलेगा, ठीक। लेकिन ये भी देखना होता है एट द सेम टाइम कि क्या हम ये गलती तो नहीं कर रहे कि हसनैन अगर सीरीज में आया है तो हसनैन को अगर 3 मैचेस हमें कंसेक्यूटिव खिलाने चाहिए, तो दैट कि उसका भी बाजू, उसका हाथ पोजिशंस को समझते हुए खुलना शुरू हो और वो बेहतर डिलीवरी जो है वो फेंक सके। और जहां पे अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसके वीक एरियाज है, उसको गाइड करके दोबारा अगर मैदान में उतारा जाए, तो दैट वोंट बी आल्सो अ बैड डिसीजन। वो भी एक बैड डिसीजन नहीं होगा। आमिर एंड हसनैन आर इक्वली ऑलमोस्ट एट द सेम क्राइटेरिया राइट नाउ। तो रोटेशंस करना कोई गलत बात नहीं है, रिप्लेसमेंट्स करना वो गलत बात नहीं है। बस मसला ये है कि आप जो रिप्लेसमेंट्स करें, कम अज कम रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया पर, अच्छा स्पेसिफिक सीट को वो जस्टिफाई करते। अच्छा, एक और भी सीन हुआ कल मैच में। कामरान गुलाम जब खेल रहे थे तो उनको एक बड़ा अजीब सा जो है शॉर्ट बॉल पड़ा और वो उस पर आउट हो गए, बिल्कुल बौखला से गए और बॉल जो है वो कीपर के हाथ में चला गया, उनको समझ ही नहीं आई बॉल की। तो डेविड वार्नर कमेंट्री में बैठे हुए थे तो वो कहते हैं इट्स नॉट मुल्तान, इट्स एमसीजी। तो थोड़े स्लेज भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, पाकिस्तान को डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कामरान गुलाम का मैच भी जो मतलब पहला डेब्यू था, तो डेब्यू मैच था, तो क्या पर्सनली इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो स्लेजिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स? ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश जितनी है ना, जब ये इन कंडीशंस पे आते हैं, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस हैं, अब वही बहुत स्ट्रगल करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर के बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज प्लेयर को कह रहा, आई विल सी यू इन इंग्लैंड, दीज आर फ्लैट ट्रैक्स। तो एक्चुअली ये मसला है, यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आके जब देखते हैं कि बॉल ही नहीं गिर रहे, स्लो विकेट्स हैं, फ्लैट ट्रैक्स हैं, या फिर कुछ भी वेरिएशंस या कुछ भी हम कर नहीं पा रहे, तो वो फिर अपनी वो फ्रस्ट्रेशन वहां पर जाहिर है अपने होमलैंड में जाके वो जरूर निकालते हैं। लेकिन एथिकली अगर बात करूं तो ये ठीक नहीं है। होम एडवांटेज हर जगह पे होता है, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग, और जो उसकी सॉइल है, जो उसकी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पिचेस को जो है वो मेंटेन कर रही होती है। अच्छे बैट्समैन या इंटरनेशनल बैट्समैन तो इसीलिए कहलाते हैं कि वो सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पर हर पिच और हर कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलने के काबिल होते हैं। ठीक, इंटरनेशनल टीम्स ऐसे नहीं बनती। इंटरनेशनल टीम सिर्फ अपने घर के लिए नहीं होती। अगर डेविड वार्नर ने भी ये बात की है तो ही शुड रिकंसिडर दिस, ऐसा नहीं होता भाई कि आप जो है वो बस अपना ही मर्जी का पिचेस और अपनी ही कंडीशंस हर जगह पे चाह रहे हो। आप जब सब कॉन्टिनेंट में आते हैं तो आपको डिफरेंट पिच मिलती है। जाहिर है पाकिस्तान वहां गया, लेकिन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स फिर भी एक्चुअली बात कर रहे हैं तो वो वहां की कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को देख रहे हैं। भाई यार, यहाँ हमें पता है यहाँ पे विकेट्स तेज है, हमें पता है यहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, हम जानते हैं सीन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, हम जानते हैं। तो हम कह रहे हैं अपने प्लेयर्स को प्लीज एडजस्ट अकॉर्डिंगली, तो आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। लेकिन
स्नैगिंग का कोई मकसद नहीं है। समटाइम इसलिए भी किया जाता है कि प्लेयर्स की सेंसेस पर हावी होना होता है, टीम्स की सेंसेस पे, नर्व्स पे हावी होना होता है, थोड़ा सा डोमिनेट करना होता है, दूसरे को थोड़ा वो आप क्या कह लें कि जो आपका अपोनेंट है उस अपोनेंट को थोड़ा वीक फील कराने के लिए कमेंट दिए जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो सिक्योर फील करवाया जाता है। लेकिन हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल उन पर इस तरह की चीजों का कोई इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शम्स साहब जो मौजूद थे, उन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, एक छोटा सा बैरियर इन टर्म्स ऑफ ब्रेक, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक।